Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 5th July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. आज हमारे पास टोटल 4 टॉपिक्स हैं जिसे हमें कवर करना है. 3 आपके ये एडिटोरियल सेक्शन से आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स और एक हमारे लिए प्रीलिम बेस्ड यहाँ पर फैक्ट निकल कर आता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल. सो द फर्स्ट आर्टिकल इज कंप्यूटर लिटरेसी इन इंडिया नीड्स टू अ रिबूट. ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? कंप्यूटर लिटरेसी. कंप्यूटर लिटरेसी हमारे लिए आज के टाइम पर, हम यहाँ पर 2024 में हैं और 2024 ये जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई. अब हम जब कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं तो इसमें हमारे कभी कभी हमारे माइंड में ऐसा आता है कि हाँ हमें जावा ये कोडिंग आनी चाहिए, जावा जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं C++, तो ये सारी लैंग्वेजेस हमें आनी चाहिए. इसका मतलब होगा तभी हमें कंप्यूटर आता है. बट ऐसा नहीं है. कंप्यूटर लिटरेसी में यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक चीज़ें भी होती हैं. बेसिक चीज़ें फॉर एग्जांपल, क्या आप यहाँ पर फाइल्स को सेव कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आप मेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पर अगर कोई इंटरनेट पर, मतलब आपको जो नॉर्मल इंटरनेट हम जो यूज़ करते हैं, क्या आप नॉर्मल इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं? अगर कोई स्कीम आती है, अगर हमें उसके बारे में पता करना है, तो क्या आप बेसिक से बेसिक चीज़ें कर पा रहे हैं या नहीं? हमें यहाँ पे कोई वेबसाइट क्रिएट नहीं करनी है या फिर कोई ऐप लॉन्च नहीं करना है, कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमें नहीं बनाना है जिसके लिए हमें कोडिंग और जितनी भी लैंग्वेजेस है उसकी ज़रूरत है. हमें उस लेवल तक की लिटरेसी नहीं, जो बेसिक लिटरेसी होती है. हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी देखते हैं, हम हर एक चीज़ बेसिक से स्टार्ट करते हैं. पहले हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, हिंदी में वर्णमालाएँ पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ती हैं. ठीक है, लेकिन वो तो एक अलग चीज़ हो गई. इसी तरीके से कंप्यूटर में भी कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं कि कंप्यूटर को कुछ लोग ऐसे होते हैं, इवन आप देखेंगे 21 ईयर के पर्सन हैं, कुछ भी लोग हैं, वो कंप्यूटर को ओपन तक नहीं कर पाते कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है ना, कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करना है. ये जो बेसिक चीज़ें हैं. तो हम यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें. ओके, आफ्टर कोविड यहाँ पर ये जो इंटरनेट और कंप्यूटर है, इसका रोल और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है. हर एक फील्ड में हम क्या देख रहे हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे 2015 के बाद से भी, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, 2015 में गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिजिटल इंडिया कैंपेन भी हमने स्टार्ट किया था, जिसके तहत सारी चीज़ें, जितना पेपर वर्क था, सारी चीज़ें थी, उसको डिजिटलाइज कर दिया. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आ गई. अब देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हो जाती है. फॉर एग्जांपल, ये हमारी क्रिटिकल सर्विसेज हैं, लाइक बैंकिंग के लिए भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए. हेल्थ केयर, वेरियस यहाँ पे जो गवर्नमेंट सर्विसेज आती हैं, वो भी आपको क्या कर दिए गए, सारे डिजिटलाइज कर दिए. अगर आपको वो सर्विस इवेल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसमें इनरोल करना होगा. लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमें कैसे इनरोल करते हैं, है ना. हमें कैसे इनरोल करना चाहिए. डायरेक्टली वो सर्विस आप तक पहुंच रही है, लेकिन हमें कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है, हमें वो पता नहीं होता. तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होता है उसकी हेल्प लेते हैं. थर्ड पर्सन से हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन जो आपको वो सर्विस प्रिवेल करा रहे हैं, जो उन्होंने ये पॉलिसी आपके लिए निकाली है. दूसरा यहाँ पर इसका बेनिफिट लेने वाला, लेकिन इस पर्सन को पता ही नहीं है कि इस पॉलिसी का, इस जो ये यहाँ पर पॉलिसी है, सर्विस है, ये जो योजना उनके लिए है, उसको कैसे यहाँ पर अवेल करना है. तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो तीसरा पर्सन आ जाता है उसके पास जाते हैं और उसकी हेल्प लेते हैं. तो कई बार वो क्या करता है, यहाँ पे ब्राइब लेता है, कहता है कि अगर आपको ये काम कराना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं. तो देखिए, आर्टिकल में यहाँ पर वेरियस थोड़ा हमारे पास डेटा दिया हुआ है, तो वो इस डेटा को आप अपने आंसर राइटिंग में क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. और
जिससे कि आपका जो आंसर होगा वो और ज़्यादा इनहेंस होगा. सो हियर यू विल सी दैट कंप्यूटर लिटरेसी इज इसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड एज क्रिटिकल सर्विसेज. जितनी भी यहाँ पे क्रिटिकल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट सर्विसेज, ये इन सारी चीज़ें कैसी हो गई हैं, ये डिजिटल हो गई हैं. सो कंप्यूटर लिटरेसी इम्प्लाइज द नॉलेज एंड द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी इफिशियंटली. तो कंप्यूटर लिटरेसी की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, इट मीन्स कि आप जो कंप्यूटर है और जो भी टेक्नोलॉजी है इसका इफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं. आप इतने एबल हैं कि हाँ, हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर कोविड, यहाँ पर कोविड के टाइम पे भी ये जो कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस है, इंटरनेट को जो एक्सेस करना है ना, फ्रॉम ऑर्डरिंग ग्रॉसरीज टू ऑनलाइन एजुकेशन, हर एक सारी चीज़ें हमने क्या कर दी थी. मतलब कि आपने देखा था कोविड-19 में जो क्लासेस वगैरह हो गई थी, हाइब्रिड मोड कर दिया गया था, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी. लेकिन समटाइम्स पेरेंट्स को भी मतलब इतना नॉलेज नहीं था कि कंप्यूटर को कैसे एक्सेस करना है, ऑनलाइन जो क्लासेस उसको कैसे स्टार्ट करना है. बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज यहाँ पर आती थी. समटाइम्स कुछ पेरेंट्स ऐसे होते थे जिनको यहाँ पर उनके पास सारी चीज़ें होने के बाद भी, इंटरनेट है उनके पास, फ़ोन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू यूज़ दैट. वाई? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट. है ना, उनको पता ही नहीं है कि कैसे यूज़ करना है. तो और कुछ का तो हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कुछ लोगों के पास तक यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस पहुंच ही नहीं पाया है. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है. उसके बाद इसी चीज़ को चलते हुए, रिकॉग्नाइजिंग दिस, द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द डिजिटल इंडिया कैंपेन in 2015 to transform the country into digitally empowered society. तो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, डिजिटल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है उसको हम डिजिटली एम्पावर कर सके. है ना, ऐसा ना हो कि मतलब दुनिया आगे बढ़ती जाए, अभी भी हमें ये पता नहीं कि इंटरनेट को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शट डाउन, मतलब कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शट डाउन करना है, हमें यूट्यूब कैसे खोलना है, गूगल में कुछ सर्च करना है, तो हमें वो सारी चीज़ें कैसे करनी है. तो डिजिटली एम्पावर करने, सोसाइटी को डिजिटली एम्पावर करने के लिए 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन को लेकर आया गया था. ओके, जिसमें हमने ये कहा था कि ठीक है, जो लोग ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट वेरियस यहाँ पर कोर्सेज वगैरह भी लेकर आई थी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिससे कि आप लाइक 80 आवर्स में या फिर 24 आवर्स, मतलब कि आवर्स में कर दिया था कि आप इतने घंटे जब तक आपको मतलब टाइम है तो आप सीख सकते हैं. उसके बाद अब कंप्यूटर में भी क्या होता है, मतलब हमारे स्कूल्स में क्या होता है, कंप्यूटर का यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, सबने पढ़ा है, लेकिन क्या आप लोग कभी लैब गए हैं? अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम चेंज हो गया, सारी चीज़ें हो गई, बट जब जैसे ही हम बात करते हैं, कई बार कुछ स्कूल्स में ये होता है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट तो रख देते हैं कि हाँ आपके पास क्या है, ये कंप्यूटर XYZ सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो इफेक्टिव यूज़ होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वी ऑल नो दैट. तो कंप्यूटर हम यहाँ पर वर्बली पढ़ाते हैं, है ना, यहाँ पर प्रैक्टिकल थ्योरीज हमने सारी चीज़ें बता दी कि ये XYZ कंप्यूटर है, इसको ऐसे करते हैं, लेकिन क्या बच्चों को लैब में भी इतना ही लेकर जाया जाता है? क्या उन्हें कंप्यूटर चलवाया जाता है कि हाँ ऐसे इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम आया था हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी, जो कंप्यूटर है इसे हमने क्या किया है, हमारे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट किया है. सो एडिशनली न्यूमरस स्किल्स डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स, देखिए यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आर फोकसिंग ऑन इनहेंसिंग कंप्यूटर लिटरेसी अमंग यूथ्स एंड अडल्ट्स, मेनली टारगेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड. तो हमने यहाँ पे वेरियस वोकेशनल प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग भी लेकर आए, जिससे कि हम क्या कर सकें, जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसे इन्हेंस कर सकें अमंग आवर यूथ्स एंड एडल्ट्स. ओके, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज्ड है ना, जो मार्जिनलाइज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी हैं, तो ये जो डिजिटल डिवाइड है ना, उसको ये इस गैप को हम ब्रिज कर सकें. ओके, रिसेंटली यहाँ पर एक डेटा आया है, यहाँ पे NSS की 78th राउंड ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे कंडक्ट किया गया था 2020 एंड 21. ये हाउस होल्ड सर्विस में इन्होंने प्रोवाइड किया. देखिए डेटा आप देखिए, कंप्यूटर लिटरेसी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, है ना. कंप्यूटर लिटरेसी क्या है कि हम कंप्यूटर को कितना यूज़ कर पा रहे हैं, क्या आप एबल है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए. सो हियर यू विल सी स्टैंड एट 24.7% अमंग इंडिविजुअल्स एज 15 ईयर्स एंड अबव. मतलब 15 साल से और उससे ज़्यादा के लोगों तक में, मतलब हमने ये देखा, तो ये जो मतलब हमारे पास परसेंटेज आया है वो कितना है, ओनली 24.7%. पूरे इंडिया का ये हम बता रहे हैं, मतलब कि 24.7% लोग ही ऐसे 15 साल या 15 साल से ऊपर के लोग जिनको ये पता है कि मतलब कंप्यूटर, जिनकी जो कंप्यूटर कैसे उसको यूज़ करना है.
ओके, दिस मार्क एन इंक्रीज फ्रॉम 18.4, अभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 17-18 में इट वॉज 18.4%, बट इन 2020-21 में ओवरऑल 24.7% हमें इंक्रीज देखने को मिला है। रूरल एरिया में भी ये चीज़ें अब इंक्रीज हुई हैं, स्पेशली हम देखेंगे आफ्टर कोविड-19 के बाद से हमें इस चीज़ पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, स्पेशली हम बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की ही, वो भी क्या हो चुका है, आपका ऑनलाइन हो चुका है। तो इसलिए हमें थोड़ा इसका जो नंबर है इनहेंस, बट अभी भी हमारा जो एक अप टू मार्क होना चाहिए वो नहीं है, हमें इस पर फोकस करना होगा। ओके, सो देखिए रूरल एरिया में इट इज 11.1, पहले कितना था ये 11.1%, तो अब यहाँ पर हो चुका 18.1%, एंड इन अर्बन एरियाज इट वाज 34.7%, नाउ इट इज 39.6%। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा सारी चीजें। उसके बाद ये जो डेटा है, यहाँ पर ये जो लिटरेसी रेट है वो भी अनइक्वल लिटरेसी है अलग अलग एज ग्रुप में। देखिए अगर कोई यहाँ पर 70 साल का इंसान है, अगर उसे कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है तो इट इज़ ओके फाइन, लेकिन अगर कोई 24-25 साल का इंसान है, कोई पर्सन है, उसे यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी का नॉलेज नहीं है, उसमें कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ पर भी फोकस करना होगा। सो एक्सपेक्टेडली द proportion of computer literate individuals varies across various age group। यहाँ पर जो अलग अलग एज ग्रुप है उसमें हमें अलग अलग लिटरेसी रेट दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल हम बात करते हैं तो इट इज़ 24.7%, लेकिन हमने ये देखा इट पीक अमंग इंडिविजुअल एज 20 to 24 years reaching 45.9%। तो 20 to 24 ईयर्स में अभी यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो 65 से 69 ईयर्स तक के जो पर्सन है, ये जो एज ग्रुप है, इसमें सिर्फ जो कंप्यूटर लिटरेसी रेट है इट इज़ ओनली 4.4%। ओके, तो आपको देखिए यहाँ पे पूरा डेटा मिल गया। उसके बाद ये यहाँ पर स्टेट्स का डेटा है कि किस स्टेट में कितना यहाँ पर लिटरेसी रेट है, कंप्यूटर लिटरेसी रेट। जैसे कि आसाम में 17.6, बिहार में 20.4%, मध्य प्रदेश में 21, झारखंड में 21.2, उत्तर प्रदेश में 22.9, है ना। तो ये यहाँ पर आपके पास पूरा डेटा आ जाता है। लाइक केरल की बात करते हैं, हियर 72.7%, तो ये थोड़ा सा सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें हाईएस्ट पे दिखाई दे रहा है। सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारी जो प्रॉब्लम है ना, उससे यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा। कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये जो एक जो टीचर्स हैं, है ना, हमें यहाँ पे एडिक्वेट कंप्यूटर ट्रेनिंग सिस्टम इम्पार्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्वालिफाइड टीचर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर तो है, लेकिन जब हमारे पास टीचर्स ही नहीं होंगे, यहाँ पे एजुकेटर्स ही नहीं होंगे, तो हाउ वी कैन इंश्योर दैट द चिल्ड्रन एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न, है ना। तो वो यहाँ पर हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद जो स्कूल, ओल्डर पॉपुलेशन एज अ फोकस एरिया, यहाँ पे जो स्कूल है और जो ओल्डर पॉपुलेशन है ये हमारा अभी फोकस एरिया है। सो वाइल इंडिया हैज़ मेड सम प्रोग्रेस इन कंप्यूटर लिटरेसी, द आउटरीच एंड आउटकम्स ऑफ दिस मिशन रिमेन्स लिमिटेड। अभी भी हमने मतलब काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, बट स्टिल बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं अभी भी क्या है, हमारी रीच से बाहर है। तो हमें उस चीज़ को भी यहाँ पर क्या करना होगा, उस एरिया पर भी हमें फोकस करना होगा। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज द शेप ऑफ 5-year क्लाइमेट एजेंडा फॉर इंडिया। अब देखिए, न्यू गवर्नमेंट, न्यू पॉलिसीज, न्यू एजेंडाज, ये सारी चीज़ें अभी आएंगी। अब हम यहाँ पर बात करें किसकी, क्लाइमेट चेंज की। देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सभी को यहाँ पर हमने कहा कि ठीक है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वी ऑल नो दैट, है ना। उसके जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके बारे में हमें बहुत ही अच्छे से पता है। अब ये जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ है ना, ग्रीन हाउस गैसेस का, कार्बन का जो एमिशन इतना ज़्यादा हुआ है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर हम बात करते हैं तो क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। अभी हम बात करें अभी कि इसके लिए फॉसिल फ्यूल, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया, तो हमारे माइंड में अभी सबसे पहले किसका आता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का, कि उन्होंने क्या किया, उनके टाइम पीरियड पर उन्होंने खूब भर भर के क्या किया, अपना फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया, सारी चीज़ें की, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया, और वो आज के टाइम पर एक डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसको हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़। अब वो धीरे धीरे डेवलप्ड अपना मतलब डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो वो भी क्या, देखिए डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही हैं, इसका मतलब क्या है, उनके पास अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है और ना ही उनके पास इतना ज़्यादा फाइनेंस है, पैसा है कि वो डायरेक्टली फॉसिल फ्यूल को छोड़कर जितने भी यहाँ पर क्लीन एनर्जी मतलब कि रिसोर्सेस हैं,
है ना, क्लीन एनर्जी जो है, हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनकी तरफ हम बढ़ पाएँ। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हमें देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल एमिशन यहाँ पर बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हमें कम करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, फॉसिल फ्यूल का जो यूज़ है इसे कम करना है। लेकिन क्या हम डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। अगर ये पॉसिबल भी हो सकता है, कब होगा कि जब डेवलप्ड कंट्रीज कुछ अपनी टेक्नोलॉजीज हमें ट्रांसफ़र कर दें, है ना, तो वो भी नहीं हो रहा है। एक तरीके से हम देखा जाए तो वो भी नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ठीक है क्लाइमेट चेंज करना है, तो इसके लिए जैसे डेवलप्ड कंट्री का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था क्लाइमेट चेंज में, तो वो यहाँ पर उसको अभी जो एमिशन है उसको कम करने के लिए उनका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इस तरीके की कुछ अभी चीज़ें चल रही हैं, है ना, मतलब जिसने जितना किया उसको उसके हिसाब से उतना होना चाहिए। मतलब कि जो ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में आपके 4 भाई हैं, ठीक है, हमने ऐसा माना कि यहाँ पे 4 भाई हैं। लेकिन फर्स्ट वाला जो ब्रदर है वो उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, सेकंड वाले के पास इतना नहीं है। फर्स्ट वाला फॉर एग्जांपल इसके पास 1000 रुपये हैं, इसके पास सिर्फ यहाँ पर फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ हैं, इसके पास 500 है। थर्ड वाले के पास यहाँ पर हमने माना कि 400 है, और जो फोर्थ वाला है इसके पास सिर्फ 200 है। तो देखिए इसके पास ज़्यादा है तो मतलब इसको ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, है ना, और ये जो फोर्थ वाला है इसके पास कम है तो इसे कम कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये सारा हमने क्या किया, ऐसा सिस्टम लेकर आए। लेकिन अभी भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो ये फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं तो उसे अभी कम करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फिर डेवलपिंग कंट्रीज ये कहते हैं कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो आप तो यहाँ पर एक डेवलप नेशन बन चुके हैं, हमें भी तो डेवलप होना है। तो ये सारे क्वेश्चन सारे। अब इंडिया के हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो देखिए एज द न्यू गवर्नमेंट सेटल इन व्हाट इट डज टू स्केल अप क्लाइमेट एक्शन विल अफेक्ट एवरी मिनिस्ट्री, न्यू एंड ओल्ड एंड एवरी सेक्टर, बिग एंड स्मॉल। ओके, सो देखिए इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। डिकेड से हमारा ये सारा चला आ रहा। फर्स्ट हमने क्या किया है, इट हैज़ लेड द फाउंडेशन फॉर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब हम यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स लाइक G20 में भी हमने बात करी, G20 प्रेसिडेंसीज में, तो हमने क्या किया यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस, तो ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट भी, ये सारी चीज़ें हमने G20 की प्रेसिडेंसी में सारी चीज़ें की कि इससे हम क्या कर सकेंगे, जो एमिशन है हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बोल्डर एंड मोर एम्बिशियस एमिशन मिटिगेशन टारगेट। पहली बार मतलब हमने ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया बोल्ड और एम्बिशियस एमिशन मिटिगेट टारगेट को लेकर आ रहा है, और साथ में यहाँ पर जो साउथ नेशंस है ना, साउथ एशियन नेशंस, उनको भी यहाँ पे साथ में लेके चल रहा है। जैसे कि अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पर G20 में उनका पार्ट होना, है ना, एज अ पार्ट मेंबरशिप होना। तो ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि इंडिया क्या चाहता है कि जितने छोटे छोटे और यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें भी हमें साथ में लेकर चलना है। तो ये हो जाता है ग्लोबल साउथ का, जैसे हो ना ग्लोबल साउथ का लीडर कौन होगा, चाइना होगा, इंडिया होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद देखिए द 2070 नेट जीरो टारगेट एम्बिशन भी हमने रखा है, जिसमें हमने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा ये रहा है। उसके बाद थर्ड हम बात करते हैं, देखिए एमिशन को तो कम किया जाएगा लेकिन सस्टेनेबली, ऐसा ना हो कि मतलब उसका हमें नुकसान हो। सो सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज आर नो लॉन्गर ऑन द मार्जिन, द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन एमिशन कार्बन ट्रेडिंग स्कीम्स an institution that should operate for at least 30 to 40 years in case is a case in point। सो इसमें देखा जा रहा है कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कैसे लिंक्ड है, सस्टेनेबिलिटी है ना, सस्टेनेबल है। इसमें हम ये ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ कार्बन का एमिशन किया जाए, सारी चीज़ें, इसमें हमने सस्टेनेबिलिटी को भी लिंक किया है। सो द नेक्स्ट 5 ईयर अब हम देखते हैं। सो गवर्नमेंट मस्ट एक्सलरेट द शो एंड शो द वर्ल्ड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी सस्टेनेबल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या शो करना चाहती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, हमारा सस्टेनेबल हो रहा है ना। इसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन जो हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, इन सारी चीज़ों को भी, इस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। सो अ प्लान शीट हमारे पास है, गो हायर
जिसमें इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप की बात की जा रही है, तो द कंट्री कुड सूनर और लेटर होस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट। तो इंडिया क्या कर सकता है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट्स हैं उनको होस्ट कर सकता है, जैसे कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2028, यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी। तो ये कुछ हमारे लिए सक्सेसफुल रहे हैं। आगे भी इंडिया के पास यहाँ पर क्या है, मतलब कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज इंडिया को मिलती रहेंगी। तो अब उसके साथ साथ इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें स्टेट लेवल प्लान पर भी फोकस करना होगा। देखिए, नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कोई भी स्कीम बनती, कोई भी सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन इसमें स्टेट्स का भी क्या होता है, लोकल पीपल का, लोकल गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। अगर हम चीजों को लोकली स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पर क्या डाउन 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 टू अप अप्रोच हमें लेनी होगी, जिसमें हमें पहले देखना होगा ग्राउंड लेवल पर, लोकल लेवल पर अगर हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे। हमें देखिए, हम पंचायत की बात करते हैं, ठीक है, हमारी जो पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, यहाँ पर हम पहले उन स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करें, उसके बाद स्टेट लेवल पर, उसके बाद सेंट्रल। तो देखिए, अगर आपका ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम हो रहा है तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके बड़े लेवल पर भी हम उस चीज़ों को इंश्योर कर सकते हैं। ओके, सो द काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर इज वर्किंग अक्रॉस मैनी स्टेट्स एंड इन इंडिया टू सपोर्ट देयर नेट जीरो प्लान थ्रू लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एंड एनर्जी मॉडलिंग। ओके, तो जैसे कि काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंट, वाटर है, तो ये बहुत सारे स्टेट्स में चल रहा है ना। तो ये हमारे कुछ हैं जो ऑलरेडी हमें विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। For instance, we collaborated with Tamil Nadu and Bihar for their recently released plan for transition towards a net zero future। तो यहाँ पर तमिलनाडु और बिहार जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्लान रिलीज किया है ट्रांजिशन टूवर्ड नेट जीरो फ्यूचर के लिए। तो उसमें हम गवर्नमेंट ने क्या किया, कोलैबोरेशन किया है। तो देखिए, यहाँ पर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेट लेवल क्लाइमेट एक्शंस के थ्रू हम इसको और ज्यादा इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। यहाँ पर आपको मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ग्रेव कंसर्न। ओके, इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं किसकी, पोलियो। तो यहाँ पर हमारा टारगेट था कि 2026 तक हम जो पोलियो है इसको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देंगे। सो द रिस्क ऑफ इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ वाइल्ड टाइप 1 पोलियो केसेस फ्रॉम पाकिस्तान इज ग्रेट। सो द एम्बिशियस गोल ऑफ इरेडिकेटिंग वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस टाइप 1 बाय 2026 अपीयर्स टू हैव बिकम टफर। लेकिन जो हमारा ये टारगेट था कि 2026 तक हमें ये जो पोलियो है इसे पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट करना है, लेकिन अभी ये जो टारगेट है ये हमारे लिए टफ होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, इसका जो मेन रीजन है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहाँ पर अभी भी हमें कंटिन्यूसली इसके जो केसेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली यू विल सी दैट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिपोर्टिंग 6 WPV cases in each in 2023 and there are 2 cases in Afghanistan and 20 cases in Pakistan in 2022। तो टोटल यहाँ पर जो केसेस हैं अभी भी क्या हो रहे हैं, हमें यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 23 केसेस टोटल हमें दोनों कंट्री से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है, 6 केसेस अभी अफगानिस्तान से मिले हैं और 5 केसेस हमें पाकिस्तान से फिर से मिले हैं। तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, दैट टोटल केसेस बीइंग रिपोर्टेड फ्रॉम 2 countries माइट बी क्लोज टू द इवन सरपास द 2022 नंबर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज से जो केसेस अभी मिल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, सो ये क्या कर सकता है, जो 2022 में नंबर था उसको भी सरपास कर सकता है। सो हमें यहाँ पर इन सारी चीजों पर फोकस करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोलियो की। तो ये पोलियो होता क्या है, सो पोलियो इज अ क्रिपलिंग एंड पोटेंशियली डेडली वायरल इन्फेक्शियस डिसीज दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। ये एक वायरस है जो हमारी बॉडी में जाता है और उससे क्या होता है, जो हमारा नर्व सिस्टम होता है उसको पूरी तरीके से इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देती है। इसके 3 स्ट्रेन्स होते हैं। पहला क्या है, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। सो सिम्टोमेटिकली ऑल 3 स्ट्रेन्स आर आइडेंटिकल। तीनों आइडेंटिकल होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। इससे क्या होता है, जो बॉडी होती है वो पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है और समटाइम्स यहाँ पर डेथ वाली सिचुएशन भी हो जाती है। सो देयर आर जेनेटिक एंड वायरोलॉजिकल डिफरेंसेस विच मेक दीज 3 स्ट्रेन्स सेपरेट वायरसेस विच मस्ट ईच बी इरेडिकेटेड इंडिविजुअली। तो कुछ यहाँ पर जेनेटिकली होती हैं, कुछ यहाँ पर वायरोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। तो हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा कि तीनों जो स्ट्रेन्स हैं उनको सेपरेटली यहाँ पर हमें इरेडिकेट करना है। ये यहाँ पर ट्रांसफर कैसे होता है, इसका स्प्रेड कैसे होता है, सो ये जो वायरस होता है पर्सन टू पर्सन मेनली थ्रू द फेशियल ओरल रूट से यहाँ पर ट्रांसफर होता है। लेस फ्रिक्वेंटली
बाय अ कॉमन व्हीकल फॉर एग्जाम्पल थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। यहाँ पर जो कंटेमिनेटेड खराब पानी, जो गंदा पानी और जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, इससे भी ये वायरस स्प्रेड होता है। लार्जली ये किसको अफेक्ट करता है? जो बच्चे होते हैं 5 साल से और उसके कम एज में। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा कि बच्चों को पोलियो वायरस, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको उसकी वैक्सीन दी जाती है ना। और ये जो वायरल मतलब कि इसका जो क्योर है, इसको 2 तरीके से, इसमें जो वैक्सीन होती है, इसमें एक ओरल वैक्सीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को यहाँ पर ओरल देते हैं, डोजेस देते हैं हर एक मतलब कि 6 वीक में, 10 वीक्स में और 14 वीक्स में, जिससे कि मतलब कि 24 साल मतलब 1 साल तक होने तक बच्चे को यहाँ पर पोलियो वायरस की वैक्सीन, ओरल वैक्सीन दी जाती है। और एक होती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा, ठीक है हमने यहाँ पे बहुत बात कर ली किसकी, वैक्सीन की, लेकिन ये वैक्सीन काम कैसे करती है, काम कैसे करती है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो वायरस होता है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये वायरस है, पोलियो का वायरस, इसको हमने क्या किया, पहले तो इसको ऐसा करिए कि ये ऐसे काम ना करें, ठीक है। उसके बाद हमने इसको इंजेक्शन में लिया, इंजेक्शन में लेके इसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसको हमने क्या किया, हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया। जब ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है कि वो क्या हो जाता है, अगर कोई भी यहाँ पर फॉरेन एलिमेंट्स आता है तो उसके अगेंस्ट में वो डिफेंसिव हो जाता है और यहाँ पे वो एंटीबॉडीज यहाँ पर बना लेता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में क्या बन जाते हैं, उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज यहाँ पर बन जाते हैं। अब दोबारा अगर वो आता है तो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, तो वो उससे फाइट कर लेती है और हमें फिर वो बीमारी फर्दर नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है, इंडिया में हमने ये देखा आफ्टर कोविड-19 के टाइम से भी, और ये सारी चीज़ें उससे पहले भी हमने देखा कि लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी है। मतलब कि उन्हें ये लगता है कि हमने अगर ये वैक्सीन को लगवा लिया तो मे बी हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ और ज़्यादा बीमारी हो सकती है। तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन हेजिटेंसी है, पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी, स्प्रेड करनी होगी। और ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है, सबसे पहले हमें इसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि आज के टाइम पे जो डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और जब तक ये वैक्सीन हेजिटेंसी कम नहीं होगी तब तक हम इंश्योर नहीं कर सकते कि हाँ ये जो एक हेल्थ वाला सिस्टम आ जाता है, मतलब कि हेल्थ के थ्रू इंडिया के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन यहाँ पर एक हेल्थ का भी हमारे पास है। ओके, सो वी हैव टू इंश्योर ऑल दीज थिंग्स हियर। So I hope this article is clear to you here. Okay, now next move करते हैं. So the next last article is Brahmaputras lone female घड़ियाल्स long wait for a mate could end soon. अब देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर में हमें क्या मिला है, एक फीमेल घड़ियाल हमें यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है। पहले हम बात करते हैं घड़ियाल का, अगर नंबर देखें तो ये यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुके थे। स्पेशली हम फीमेल घड़ियाल्स की बात करते हैं तो देखिए, अ लोन फीमेल घड़ियाल हैज टेम्परली ओवरशैडोड द वन हॉर्न राइनो इन द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन ईस्टर्न आसाम। तो देखिए, अगर हम काजीरंगा की बात करते थे तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता था, आसाम और वन हॉर्न राइनो। लेकिन अब हम काजीरंगा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास किसका नाम आता है, ये जो हमारी फीमेल घड़ियाल है इसके बारे में। लेकिन वो सिर्फ एक घड़ियाल है, सिंगल घड़ियाल है। तो अगर यहाँ पे मेटिंग हो जाती है उस घड़ियाल की तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन के थ्रू में भी हो सकता है कि यहाँ पर जो घड़ियाल्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाए। सो अभी हम फर्दर यहाँ पर देखते हैं क्या सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो इस पॉइंट से आप ये वाला जो पार्ट है इससे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखिए, here you will see that the Gharials was believed to have been wiped out from the Brahmaputra river during in 1950s। 1950s से यहाँ पर ये कहा गया था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इसमें से जो घड़ियाल है वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, आपके वाइप्ड आउट हो चुके हैं, मतलब कि खत्म हो चुके हैं। दो देयर वर क्लेम्स ऑफ साइटिंग इन 1990s। फिर 1990s में यहाँ पर कुछ हमारे पास न्यूज आती है कि हाँ यहाँ पर अभी भी घड़ियाल हैं। So the female घड़ियाल was first spotted in 2021 within the Vishwanath Wildlife Division of the काजीरंगा। तो काजीरंगा में 2021 में पहली बार हमें एक फीमेल घड़ियाल फिर से मतलब कि हमने स्पॉट किया था कि हाँ यहाँ पर एक फीमेल घड़ियाल है। उसके बाद घड़ियाल नाउ 2.55 मीटर्स इन लेंथ। अब घड़ियाल का यहाँ पे पूरा बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताए गए हैं कि घड़ियाल कैसा होता है। तो ये इनकी जो लेंथ होती है कितनी होती है, 2.55 मीटर्स इन लेंथ होती है। ओके, देन वॉज क्राउडेड ट्वाइस 500 मीटर्स अपार्ट इन द देयर प्रायोरिटी हैबिटेट क्लोजन। ओके, अब हम इंडियन
इंडियन घड़ियाल, ये घड़ियाल की आप पिक्चर देख सकते हैं। देखिए क्रोकोडाइल एक अलग होता है, ये घड़ियाल ये ऐसा होता है, इसके देखो ये ऐसे लॉन्ग स्नाउट होता है इस तरीके से, ये आपके घड़ियाल है। ओके, सो देखिए इंडियन घड़ियाल को हम फिश ईटिंग क्रोकोडाइल और गैवियल भी कहा जाता है, इज अ क्रोकोडिलियन दैट लिव्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोकोडिलियंस, ये क्या हमारे लार्जेस्ट क्रोकोडिलियंस में आते हैं। घड़ियाल हैज़ यूनिकली लॉन्ग एंड थिन स्नाउट, देखिए इनका लॉन्ग और थिन स्नाउट होता है ना। लार्ज बल्ब एंड टिप इज कॉल्ड घारा, इनका ये जो टिप होता है उसको घारा कहा जाता है। ये घड़ियाल इज द मोस्ट एक्वाटिक ऑफ ऑल क्रोकोडिलियन, इट नेवर मूव्स फ्रॉम द वाटर। देखिए आपने क्रोकोडाइल्स को देखा होगा, जो दूसरे यहाँ पर क्रोकोडाइल्स होते हैं, है ना, जिसको हम मगर भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे मगर क्रोकोडाइल होते हैं और एक सॉल्ट क्रोकोडाइल होते हैं, और ये घड़ियाल हैं। तो जो मगर होते हैं वो पानी से बाहर भी रहते हैं, कीचड़ वगैरह जो माशी एरिया रहता है वहाँ भी रहते हैं, लेकिन ये जो घड़ियाल होते हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब क्या आप देखेंगे ज़्यादातर ये पानी में ही रहना पसंद करते हैं। ओके, 3 टाइप के होते हैं घड़ियाल, हमने देखा घड़ियाल जिनकी बात कर रहे हैं, दूसरा होता है मगर, ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है। घड़ियाल यहाँ पर इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं। और सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है, जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, वो लीस्ट कंसर्न है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हिस्टोरिकली घड़ियाल यहाँ पे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरनी रिवर में, जो ये पूरा इंडिया का सिस्टम है, यहाँ पर पाया जाता था। इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान। करंटली देयर मेजर पॉपुलेशन अकर्स इन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, चंबल, गिरवा एंड राप्ती नारायणी रिवर इन नेपाल। स्मॉल पॉपुलेशन यहाँ पर केन रिवर, यमुना, ब्रह्मपुत्र, घाघरा रिवर और भागीरथी, हुगली रिवर में भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। थ्रेट क्या है इनको? अल्ट्रेशन ऑफ हैबिटाट, इनका जो हैबिटाट है उसमें अल्ट्रेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर, और ये जो फिशिंग है उसमें भी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। इंटेंसिटी ऑफ जो फिशिंग है वो इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से उनका जो फूड है ना, खाना है, वो कम हो रहा है, क्योंकि ये फिश ईटिंग है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटाट, हार्वेस्टिंग ऑफ एग्स एंड पोचिंग ऑफ यूज ऑफ देयर बॉडी पार्ट एज अ मेडिसिनल, इनका जो पोचिंग वगैरह ज़्यादा की जाती है फॉर द मेडिकल पर्पस, इसलिए ये इनके कुछ मेजर थ्रेट्स है, जिसकी वजह से ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ चुके हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।